हेलो दोस्तों, रेल ज्ञानांजलि के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारा फोकस एक ही है, लर्न स्मार्ट क्रैक एग्जाम्स। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो है सेंटर बफर कपलर यानी सीबीसी। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों के लिए एकदम गेम चेंजर है। सोचिए, यही वो तकनीक है जो भारतीय रेलवे को हजारों टन वजन खींचने के काबिल बनाती है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसके मैकेनिक्स को समझते हैं। फटाफट आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम सीबीएसई के बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इसके इवोल्यूशन, इसके अलग अलग पार्ट्स, लोड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं और ड्राफ्ट गियर के टाइप्स को देखेंगे। और हाँ, लास्ट में हम वर्कशॉप मेंटेनेंस के उन सख्त रूल्स को भी कवर करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, सेक्शन 1 सेंटर बफर कपलर का एक क्विक इंट्रोडक्शन। सिंपल भाषा में समझें तो सीवीसी एक कंबाइंड डिवाइस है जो बॉडी हेडस्टॉक के बिल्कुल सेंटर में लगा होता है। इसका काम क्या है? दो वैगनों को ऑटोमेटिक तरीके से जोड़ना और ट्रेन के चलने या रुकने पर जो खींचने और धकेलने के झटके लगते हैं उन्हें सहना। सबसे कमाल की बात यह है कि पुरानी प्रणालियों के विपरीत इसमें वैगनों को अलग करने के लिए किसी इंसान को बीच में जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ बाहर से एक लीवर खींचकर पूरी तरह सुरक्षित तरीके से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, स्क्रू कपलिंग से सीबीसी तक का सफर। अब सवाल यह है कि सीबीसी की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, पुराने स्क्रू कपलिंग सिस्टम में ड्राफ्ट यानी खींचने और बफिंग यानी धकेलने के लिए अलग अलग हिस्से होते थे। उनमें प्ले या कह लीजिए ढीलापन ज्यादा होता था, जिससे टूट फूट बहुत होती थी। इसके ठीक उलट सीबीसी ने इंजीनियरिंग को पूरी तरह बदल दिया। इसमें बफर और ड्रॉ गियर को मिलाकर एक ही सेंट्रलाइज्ड यूनिट बना दी गई। इसका सीधा सा मतलब है पार्ट्स कम टूटेंगे, मेंटेनेंस का खर्चा बचेगा और सेफ्टी कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए, सेक्शन 3 सीबीसी की एनाटॉमी यानी इसकी बनावट को समझते हैं। यहां आप इस पूरे सिस्टम का कंकाल या मेन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें EF टाइप कपलर बॉडी वो मेन हिस्सा है जो सारे झटके सहता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है नकल। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर ग्रिप बनाते हैं। इसी ग्रिप से वैगन जुड़ते हैं और इस पूरी ग्रिप को लॉक करने का काम करती है नकल पिन। एग्जाम्स के लिए इन सभी पार्ट्स की पोजीशन याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जरा इसे और करीब से देखिए। यहाँ ड्राफ्ट गियर के अंदरूनी पार्ट्स को आप एक मजबूत मसल या मांसपेशी की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये ट्रेन के भारी झटकों को सोख लेते हैं और इसके साथ जो आर्टिकुलेटेड लॉक लिफ्ट असेंबली है ना, वो एक बहुत ही स्मार्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है। एक बार कपलिंग हो गई तो ये सिस्टम कनेक्शन को अंदर से जकड़ लेता है। ट्रेन चाहे कितनी भी फुल स्पीड में हो या भारी वाइब्रेशन हो, ये लॉकिंग सिस्टम वैगनों को कभी अलग नहीं होने देता। नेक्स्ट है सेक्शन 4। अब हम बात करेंगे बफ और ड्राफ्ट लोड्स के ट्रांसमिशन की। इस फिजिक्स को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। पहली कंडीशन है ड्राफ्ट स्थिति, यानी जब लोकोमोटिव पूरी ट्रेन को आगे खींचता है। इस भयंकर खिंचाव को वैगन पर डायरेक्ट पड़ने से रोकने के लिए ड्राफ्ट गियर इसे बीच में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बिल्कुल एक भारी स्प्रिंग के तन्ने जैसा है। गियर इस झटके को सोख कर फोर्स को धीरे धीरे वैगन के सेंटर सिल तक ट्रांसफर करता है, जिससे पूरी ट्रेन एकदम स्मूथली आगे बढ़ती है। इसके बिल्कुल अपोजिट है बफिंग पोजीशन। इमेजिन कीजिए, एक तेज रफ्तार ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाया। अब क्या होगा? पीछे वाले भारी वैगन आगे वालों को पूरी ताकत से धकेलेंगे। इस धक्के से फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ऐसे में फॉलोअर पीछे खिसक कर गियर को बैकस्टॉप के अगेंस्ट दबा देता है। जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये पिचक कर सारी एनर्जी सोख लेता है ताकि वैगन का मेन ढांचा मुड़ने या टूटने से बच सके। सेक्शन 5 ड्राफ्ट गियर के प्रकार। चूंकि अलग अलग वैगन्स का लोड और पर्पस अलग होता है, इसलिए उनके अंदर के शॉक एब्जॉर्बर्स यानी ड्राफ्ट गियर्स भी अलग अलग होते हैं। इंडियन रेलवेज में यूज होने वाले इन गियर्स की लिस्ट पे ध्यान दीजिए। हाई कैपेसिटी वाले MK50 और RF361 और साथ ही SL76 और KMT82। एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये नाम आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। फाइनली सेक्शन 6, सबसे क्रूशियल पार्ट, आवश्यक वर्कशॉप मेंटेनेंस। अब जो डेटा आ रहा है उसे तो आप लोग नोट ही कर लीजिए। ये डायमेंशनल टॉलरेंस के वो पैरामीटर्स हैं जहां मिलीमीटर भर की चूक भी भारी पड़ सकती है। नकल पिन का डायामीटर कम से कम 38 मिलीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 41.7 मिलीमीटर होना ही चाहिए। उसी तरह इसकी लंबाई सख्ती से 329 से 332 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए।
नकल हब की ऊंचाई 202.4 से 205.6 मिलीमीटर की रेंज में होनी चाहिए। ये वो एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। गेजिंग लिमिट्स की बात करें तो गेज नंबर 11 और 12 दोनों के लिए रूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। इनके बीच 0.8 मिलीमीटर यानी 0.8 mm का फीलर गेज बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। अगर वो पास हो गया तो समझ लीजिए पार्ट्स घिस चुके हैं और खतरनाक गैप आ गया है। और हाँ, एंटी रोटेशन लग का डायमेंशन भी बिना किसी समझौते के 210 बाई 16 बाई 16 मिलीमीटर पर मेंटेन रहना चाहिए। वर्कशॉप मैनुअल का एक बड़ा ही सरप्राइजिंग और इंपॉर्टेंट रूल है, सीबीसी के किसी भी पार्ट को कभी भी लुब्रिकेट या पेंट नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी तेल या ग्रीस धूल को चुंबक की तरह खींचता है और फिर यह पेस्ट एक सैंडपेपर की तरह काम करके मेटल को तेजी से घिस देता है। इसके अलावा ऑक्सिलरी एंटी क्रीप लग की दूरी कभी भी 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बातें एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगर हम इसके फायदों को समराइज करें तो सीबीसी सिर्फ भारी माल ढोने की कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एक ज़बरदस्त लाइफ सेविंग डिवाइस भी है। सोचिए, अगर आगे वाला कोई वैगन किसी वजह से पटरी से उतर जाए तो ये कपलर पूरी ट्रेन को एक साथ पलटने, जिसे कैस्केड डिरेलमेंट कहते हैं, से रोकता है। ये बाकी वैगनों को सीधा रखने में मदद करता है। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। तो दोस्तों, ये सब समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ट्रेनों का लोड और बढ़ता जा रहा है, फ्यूचर के कपलर्स को इन अपार ताकतों से टूटने से बचाने के लिए हमें किस तरह की नई मटेरियल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी? क्या हम कार्बन फाइबर या किसी एकदम नए एलॉय की तरफ बढ़ेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इसी के साथ सीबीसी का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सीखते रहिए और अपने एग्जाम्स क्रैक करते रहिए।